लेकर एक गुड न्यूज आई है। भारत बायोटेक ने यह दावा किया है कि कोवैक्सीन का बूस्टर डोज कोरोना के ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट को बेअसर करने में सक्षम है। ट्रायल के दौरान यह भी सामने आया है कि 2 डोज के मुकाबले बूस्टर डोज लगवाने वालों में एंटीबॉडी 5 गुना बढ़ी है। इसके अलावा टेस्ट सीरम के 100% सैंपल ने डेल्टा वेरिएंट को बेअसर किया है। कोविड के तेज संक्रमण के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि हल्के लक्षण वाले मरीज 7 दिन में डिस्चार्ज हो सकते हैं। अब हल्के मामलों में पॉजिटिव पाए जाने के 7 दिन बाद और नॉन इमरजेंसी केसेस में 3 दिन बाद डिस्चार्ज किया जा सकता है और इससे पहले टेस्ट भी करवाने की जरूरत नहीं होगी। सामान्य संक्रमण वाले मामलों में अगर लक्षण घट रहे हों और 3 दिन तक मरीज का ऑक्सीजन लेवल 93% हो तो उसे डिस्चार्ज किया जा सकता है। कोरोना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के सीएम से मुलाकात पर मौजूदा हालात और तैयारियों पर चर्चा होगी। ये चर्चा शाम 4:30 बजे होगी। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीजों का आंकड़ा भी 4800 के पार पहुंच गया है, जिसमें पहले नंबर पर महाराष्ट्र है। मुंबई के जावेरी बाजार के व्यापारियों ने अपने कारीगरों के लिए सार्थक पहल की है। उनके कारखानों में काम करने वाले सभी कारीगरों के रहने और खाने का पूरा इंतजाम करने का फैसला किया है। दरअसल मुंबई में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है और इसी वजह से तमाम पाबंदियां भी लगाई जा रही है। साथ ही अब लोगों को लॉकडाउन की भी आशंका है, लिहाजा तमाम आशंकाओं के बीच इन कारीगरों के रहने खाने का पूरा इंतजाम व्यापारी एसोसिएशन ने उठाने का फैसला किया है। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की लगातार संख्या बढ़ रही है। संख्या के बीच कोरोना मुक्त गांवों के लिए राज्य सरकार की एक अनूठी योजना का ऐलान सामने आया है। कोरोना पर रोक लगाने वाले गांवों को ग्रामीण विकास विभाग की ओर से 50 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। पिछले 24 घंटे में देश में 2.5 लाख के करीब मामले सामने आए हैं। पॉजिटिविटी रेट 14 दिनों में 11% हो गया है, जिससे सरकार भी सावधान हो गई है। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे एक ग्लोबल ट्रेंड करार दिया है। देश में कोरोना की रफ्तार जारी है। राजधानी दिल्ली का सबसे बुरा हाल है। यहाँ पर पिछले 24 घंटे में 27,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। यहाँ पर संक्रमण दर 26.22% दर्ज की गई है। दिल्ली में अभी 56,991 मरीज होम आइसोलेशन में है, जबकि रिकवरी रेट 93.70% है। दिल्ली के कंटेनमेंट जोन की संख्या भी 20,000 के ऊपर है। पश्चिम बंगाल में कोरोना की तीसरी लहर का कहर देखने के लिए मिल रहा है। नए मरीजों की संख्या 22,000 के पार हो गई है। सबसे बुरा हाल राजधानी कोलकाता का है, जहां पर 7,060 नए संक्रमित पाए गए हैं। बंगाल में संक्रमण की दर 30.8% है, जो कि देश में सबसे ज्यादा है। तो वहीं कर्नाटक में भी नए केसेस 21,000 के पास पहुंच गए हैं। बेंगलुरु में तेजी से कोरोना पैर पसार रहा है। यहाँ पर एक दिन में 15,000 से ज्यादा नए केस आए हैं। यूपी में भी 13,681 संक्रमित पिछले 24 घंटे में मिले हैं, जबकि लखनऊ में सबसे ज्यादा 2,181 नए मामले दर्ज किए गए हैं। तमिलनाडु में 24 घंटे में 17,000 से ज्यादा संक्रमित पाए गए हैं। तो वहीं चेन्नई में आंकड़ा 7,000 के पार पहुंच गया है। बिहार की बात करें तो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 6,413 है, जबकि एक्टिव केस की संख्या 28,000 के पार हो गई है। गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 9,000 से ज्यादा मामले आए हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 46,723 केस सामने आए हैं। इस बीच मुंबई से राहत वाली खबर सामने आ रही है। मुंबई में 24 घंटे में 16,420 नए केस आए हैं। हालांकि पिछले 4 दिन को देखते हुए ये मामूली बढ़त है। तो वहीं केरल में एक बार फिर से केस बढ़ना शुरू हो गए हैं। केरल में 24 घंटे में 12,742 नए केस आए हैं। योगी आदित्यनाथ यूपी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अब इसको लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्र बता रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं। इससे पहले सीएम बनने के लिए विधान परिषद से उनकी एंट्री कराई गई थी। विधान परिषद के लिए योगी निर्विरोध चुन लिए गए थे। दिल्ली में कल लगातार दूसरे दिन यूपी बीजेपी की आला कमान के साथ बैठक हुई है, जिसमें उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन हुआ है। सूत्रों के मुताबिक 175 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम लगभग तय हो चुके हैं और बाकी उम्मीदवारों के नाम पर मोहर बीजेपी के मुख्यालय में बैठक के बाद लगाई जाएगी। यूपी में नेताओं के दल बदल का सिलसिला शुरू हो गया है, जहां पर बीजेपी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। तो वहीं कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद वन मंत्री दारा सिंह चौहान ने भी इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद अखिलेश यादव ने दारा सिंह के साथ अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है। तंज भरे अंदाज में लिखा है कि मेला होबे। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर दारा सिंह से दोबारा विचार करने की अपील की।
स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से दावा किया है कि बीजेपी के कई और बड़े दिग्गज पार्टी छोड़ सकते हैं। हालांकि उन्होंने एसपी के साथ जाने के सवाल पर सस्पेंस को बरकरार रखा है। मौर्य ने कहा है कि 14 फरवरी को कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत के बाद वो ऐलान करेंगे। इस बीच स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है। उन्हें MPML कोर्ट ने 24 जनवरी को पेश होने का आदेश दिया है। यह वारंट 7 साल पुराने केस में जारी हुआ है, जिसमें उन पर धार्मिक भावना भड़काने का आरोप है। बीजेपी ने भी एसपी को झटका देते हुए मुलायम सिंह यादव के समधी हरिओम यादव को पार्टी में शामिल किया है। हरिओम को एसपी ने सस्पेंड कर दिया था, जिन्होंने पंचायत चुनाव में बीजेपी के लिए प्रचार किया था। तो वहीं समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक धर्मपाल सिंह भी बीजेपी में शामिल हो गए, जबकि कांग्रेस के विधायक नरेश सैनी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। अरविंद केजरीवाल ने 10 पॉइंट्स में पंजाब मॉडल तैयार किया है। उन्होंने 10 पॉइंट्स में ऐलान किया है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो क्या क्या करेंगे। केजरीवाल ने पंजाब में 18 साल से ऊपर की हर महिला को 1000 रुपए महीने देने का ऐलान किया है। तो वहीं बिजली, रोजगार, नशे जैसे मुद्दे को लेकर वादे किए हैं। इस बीच केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि जल्दी पंजाब के सीएम के चेहरे का ऐलान भी वो करेंगे। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने केजरीवाल के 10 सूत्रीय एजेंडे पर निशाना साधा। इतना ही नहीं, सिद्धू ने केजरीवाल पर जोरदार पलटवार करते हुए कहा कि दिल्ली के सीएम गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलते हैं। आज समाजवादी पार्टी पहले और दूसरे चरण के चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। सपा ने अपनी पहली लिस्ट में पहली बारी में होने वाली सीटों पर जो चुनाव होने उसके लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। अनूपपुर शहर से एनसीपी नेता के शर्मा को सपा ने टिकट दिया है। तो वहीं कांग्रेस के नेता इमरान मसूद ने सपा का दामन थाम लिया है। अखिलेश यादव ने पार्टी ऑफिस में सभी गठबंधन वाले दलों के साथ बैठक की है, जिसमें सीट बंटवारे को लेकर बातचीत हुई है। बैठक में शिवपाल यादव भी मौजूद रहे। आज शिवसेना के नेता संजय राउत किसान नेता राकेश टिकैत से मुलाकात करने वाले हैं। ये मुलाकात दोपहर 12 बजे होगी। संजय राउत आज पश्चिमी यूपी का दौरा भी करेंगे और ये देखने वाले हैं कि इलाके में शिवसेना की कैसी पहुंच है, कितनी पकड़ है, क्योंकि सूत्रों का कहना है कि यूपी चुनाव में करीब 100 सीटों पर शिवसेना हाथ आजमा सकती है। आज कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक भी होने वाली है, जिसमें यह तय किया जाएगा कि पंजाब में किन उम्मीदवारों को टिकट दिया जाना है। आज गोवा के कांग्रेस अध्यक्ष भी राहुल गांधी से मिलने वाले हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस से बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनाव से पहले कांग्रेस ने पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय पर कड़ी कार्रवाई कर दी है। सभी पार्टी पदों से उन्हें हटा दिया गया है। किशोर उपाध्याय पर बीजेपी नेताओं से मिलने का आरोप है। पंजाब के मोहाली में थोड़ी देर में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जिसमें केजरीवाल पंजाब में चुनाव प्रचार के लिए डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत करेंगे। पिछले दिनों डोर टू डोर कैंपेन के दौरान आम आदमी पार्टी पर कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद प्रशासन ने आम आदमी पार्टी से जवाब मांगा है। फिलहाल आम आदमी पार्टी ने एक मोबाइल नंबर जारी कर पंजाब के लोगों से पूछा है कि आपका सीएम कौन बनना चाहिए। मुंबई के लिए गुड न्यूज सामने आई है। राज्य सरकार ने 500 वर्ग फीट तक के घरों के प्रॉपर्टी टैक्स में छूट देने का ऐलान किया है। इसकी मंजूरी भी शहरी विकास विभाग ने दे दी है। इसका फायदा करीब 16 लाख से ज्यादा परिवारों को मिलेगा। गुजरात के नर्मदा में एक अद्भुत नजारा देखने के लिए मिला है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में लेजर शो के दौरान पतंग को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर उतारा गया है। लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए यह अनोखा प्रयास हुआ है। लेजर शो के दौरान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर रंग बिरंगी पतंगों को छवि के जरिए दिखाया गया है। दिल्ली में ठंड बढ़ने से आज सुबह कई इलाकों में घना कोहरा देखने के लिए मिला है। उस वक्त दिल्ली में विजिबिलिटी 50 से 100 मीटर तक की थी। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि उत्तर भारत में अभी सर्दी से राहत नहीं मिलने वाली है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में तो 3 डिग्री तक पारा गिर भी सकता है। हिमाचल के मसूरी में बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिल गए हैं। जैसे ही मसूरी बर्फबारी की खबर लोगों तक पहुंची, लोगों ने मसूरी का रुख करना शुरू कर दिया है, जिससे वहां पर जाम लग गया है। धनौल्टी में बर्फबारी से लोगों की समस्याएं बढ़ गई हैं। तो वहीं मंडी में भी स्नोफॉल हुआ है, जिसके बाद मौसम सुहाना हो गया है। सैलानी बर्फ का मजा ले रहे हैं, स्केटिंग भी कर रहे हैं। बर्फ से ढके पहाड़ सूर्य की रोशनी से चमक रहे हैं। भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ केपटाउन टेस्ट का आगाज कर दिया है। आज इसका तीसरा दिन है, जहां पर टीम इंडिया बड़े स्कोर के इरादे से एक बार फिर से मैदान में उतरेगी। अभी तक भारत ने 70 रनों की बढ़त बना ली है। दूसरी पारी में भारत का स्कोर 2 विकेट खोकर 57 रन है। पुजारा 9, कप्तान विराट कोहली 4 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। हालांकि दूसरी पारी में भारत की अच्छी शुरुआत नहीं रही है। मयंक अग्रवाल 7, केएल राहुल 10 रन बनाकर आउट हो गए। दूसरे
दूसरे दिन टीम इंडिया के गेंदबाजों के आगे साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने सरेंडर कर दिया है। पहली पारी में अफ्रीकी टीम ने 210 रन पर सिमटा दिया। इस तरह टीम इंडिया को पहली पारी के आधार पर 13 रनों की लीड मिली है। भारत की ओर से बुमराह ने सबसे ज्यादा 5 विकेट लिए हैं। उमेश यादव, मोहम्मद शमी 2-2 विकेट लेते हुए नजर आए। शार्दुल ठाकुर ने 1 विकेट लिया है। साउथ अफ्रीका की ओर से पीटरसन ने सबसे ज्यादा 72 रन बनाए हैं। वरिष्ठ रॉकेट वैज्ञानिक एस सोमनाथ को इसरो का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है। सोमनाथ फिलहाल विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक हैं। उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है। सोमनाथ के सिवान की जगह लेंगे। के सिवान का कार्यकाल 14 जनवरी को समाप्त होने जा रहा है। पूर्वी लद्दाख से सटे एलएसी पर चल रहे विवाद के बीच थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने साफ कर दिया है कि अगर चीन ने युद्ध थोपने की कोशिश की तो भारत की जीत होगी। थल सेना प्रमुख ने कहा कि भले ही चीन के साथ वार्ता चल रही है, कई जगहों पर विवाद खत्म हो गया है, लेकिन एलएसी पर खतरा बरकरार है। आज लोहड़ी का त्योहार मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति के ठीक एक दिन पहले ये पावन पर्व मनाया जाता है। खासतौर से पंजाब और हरियाणा के लोग इसे धूमधाम से मनाते हैं। लोहड़ी वाले दिन आग में तिल, गुड़, गज्जक, रेवड़ी और मूंगफली चढ़ाने का रिवाज होता है। लोहड़ी का त्योहार किसानों के लिए नया साल माना जाता है। लोहड़ी को सर्दियों के जाने और बसंत के आने का संकेत भी माना गया है। कई जगहों पर लोहड़ी को तिलोड़ी भी कहा जाता है। रात को आग का अलाव जलाया जाता है। इसके अलावा गेहूं की बल्लियों को अर्पित किया जाता है। इस मौके पर लोग ढोल की थाप पर भांगड़ा भी करते हैं। देश के आम लोगों को महंगाई के मोर्चे पर एक बार फिर से तगड़ा झटका लगा है। दिसंबर महीने में खुदरा महंगाई दर में बड़ा इजाफा हुआ है। ये पिछले महीने के 4.91% से बढ़कर 6 महीने के उच्चतम स्तर 5.59% तक पहुंच गई है। दिसंबर में औद्योगिक उत्पादन की रफ्तार भी सुस्त हुई है। इस बीच देश की सबसे बड़ी FMCG कंपनी HUL ने साबुन और डिटर्जेंट की कीमतों में 20% तक की बढ़ोतरी कर दी है। वर्क फ्रॉम होम में अतिरिक्त खर्च बढ़ने के कारण नौकरी पेशा को 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट से काफी उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि वित्त मंत्री बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर सकती हैं। उद्योग जगत ने भी व्यक्तिगत टैक्सेशन को लेकर सरकार से कई मांगे की हैं। इसमें प्रमुख है स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ाना। बजट 2022 में सरकार इंपोर्ट ड्यूटी में इजाफा कर सकती है। स्मार्टफोन समेत 50 चीजों में स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल गुड्स, केमिकल एंड हैंडक्राफ्ट जैसे तमाम आइटम्स शामिल हैं। चीन और दूसरे देशों से $56 अरब कीमत की वस्तुओं के इंपोर्ट पर सरकार इस शुल्क को बढ़ा सकती है। कोरोना काल ने लोगों को खर्च करने की आदतों में बदलाव कर दिया है। SBI लाइफ के वित्तीय सुरक्षा सर्वे में कहा गया है कि लोग स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसियों के नवीनीकरण पर ध्यान दे रहे हैं। सर्वे में ये भी कहा गया है कि वित्तीय सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ी है। अब बचत पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। सर्वे ये भी बताता है कि भारतीय बचत, निवेश और बीमा के जरिए वित्तीय सुरक्षा पर अपनी आमदनी का 50% खर्च कर रहे हैं। कोविड की तीसरी लहर में मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, हेल्थ केयर और फार्मा सेक्टर को लेबर की कमी के दौर से गुजरना पड़ रहा है। टिमलिज और इंडस्ट्री के अनुमान के अनुसार उद्योग में लेबर की वर्तमान कमी 15 से 25% तक है। अगले कुछ महीने में यह अंतर और बढ़ सकता है क्योंकि कोविड की ताज़ा लहर देश में फैल चुकी है। यूक्रेन संकट पर अमेरिका की मान मनोबल के बाद नाटो प्रमुख के रूस के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। नाटो मुख्यालय में 3 घंटे चली बैठक में रूस ने यूक्रेन के प्रायद्वीप का मुद्दा उठाया है। यूक्रेन की पूर्वी सीमा पर तैनात रूस की 1 लाख से ज्यादा सेना को हटाने को लेकर बात हुई। लॉकडाउन में पार्टी करने का खुलासा होने पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने माफी मांगी। ब्रिटेन की संसद में जॉनसन की लॉकडाउन पार्टी पर बहस होने के बाद विपक्षी लेबर पार्टी ने जमकर निशाना साधा। लेबर पार्टी की नेता एंजेला ने जॉनसन को जनता से झूठ बोलने का ब्रिटिश प्रधानमंत्री बताया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉनसन ने पहले लॉकडाउन के दौरान सरकारी आवास पर दोस्तों संग पार्टी की थी। कजाकिस्तान में हालात थोड़े सुधरने के बाद नई सरकार ने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। राष्ट्रपति तोकायेव ने नामांकन के बाद अलीखान मैलोव को प्रधानमंत्री बना दिया है। प्रधानमंत्री की आर्थिक बदहाली को दुरुस्त करने के लिए जनता को भरोसा भी दिया है। बहामास के
एंगोला में फंसे नाविकों का रेस्क्यू किया गया। अमेरिकी कोस्ट गुड्स ने हैती के 176 नाविकों की जान बचा ली है। कोस्ट गार्ड ने पिछले साल भी एंगोला में 1,500 से ज्यादा नाविकों की जान बचाई थी। कनाडा के दूसरे सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य क्यूबेक में ओमिक्रॉन संक्रमण बढ़ने पर स्वास्थ्य विभाग सख्त हो गया है। वैक्सीन ना लगवाने वालों को जुर्माना देना होगा। वैक्सीन ना लेने वालों को कोरोना होने पर अमेरिकी डॉलर का जुर्माना भरना होगा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने स्वास्थ्य विभाग को चेतावनी देते हुए कहा है कि ओमिक्रॉन संक्रमण को लेकर अस्पतालों में इलाज के उचित प्रबंध सिर्फ 2 हफ्ते में हो जाने चाहिए, क्योंकि रूस में तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 17,500 से ज्यादा मामले आए हैं। चीन में होने जा रहे विंटर ओलंपिक पर ओमिक्रॉन का साया। देश में कोरोना के 176 नए मामले दर्ज किए गए हैं। नए मामलों में ओमिक्रॉन संक्रमित भी शामिल हैं। बीजिंग में ओलंपिक खेलगाहों को कोरोना से बचाने की चुनौती बढ़ गई है। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य में पहली बार एक ही दिन में कोरोना के 34,000 से ज्यादा केस आने से हड़कंप मच गया। हालात बिगड़ने पर 2000 मरीज अस्पताल में भर्ती हुए हैं। राज्य के प्रीमियर ने कोरोना ऐप पर कोरोना जांच की रिपोर्ट अपलोड न करने वाले लोगों को 721 अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगाया है। इंडोनेशिया में ओमिक्रॉन संक्रमण की चुनौती से निपटने के लिए बूस्टर डोज लगाने की शुरुआत हो गई है। 6 महीने पहले कोरोना की दूसरी डोज ले चुके 2 करोड़ 10 लाख लोगों को बूस्टर डोज लगाई जा रही है। देश में अब तक 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। इस साल 27 मार्च को 94 एकेडमी अवार्ड यानी कि ऑस्कर अवार्ड समारोह का आयोजन किया जाएगा। 3 साल के बाद एक बार फिर से होस्ट अवार्ड समारोह का संचालन करता दिखाई देगा। पिछले साल बदला गया था वेन्यू, लेकिन इस साल अपनी पुरानी जगह पर ही ये कार्यक्रम होने वाला है। 8 फरवरी को नामांकन की घोषणा होगी। मलाइका अरोड़ा ने रिश्ते टूटने की खबरों के बीच अर्जुन कपूर ने सफाई दी है। अर्जुन कपूर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट लेकर इन खबरों को झूठा करार दिया है। अर्जुन कपूर ने एक तस्वीर शेयर की है जिसमें दोनों शीशों में देखकर पोज देते हुए नजर आ रहे हैं। अर्जुन कपूर ने लिखा है कि बेबुनियाद अफवाहों की जगह नहीं है, सभी लोग ध्यान से रहिए और दूसरे लोगों के लिए दुआएं मांगे। मेरी तरफ से सबको प्यार। फिल्म द लेडी किलर में अर्जुन कपूर की हीरोइन भूमि पेडनेकर होंगी। अर्जुन कपूर के साथ भूमि की ये पहली फिल्म होगी। आपको बता दें, द लेडी किलर बनाने का ऐलान इसी साल किया गया था। इस फिल्म को अजय बहल डायरेक्ट करेंगे। अपनी आंखों की शरारत से लाखों दिलों की धड़कन बढ़ाने वाली प्रिया प्रकाश वॉरियर ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो काली साड़ी पहनकर इठलाती नजर आ रही हैं। ये वीडियो समंदर के किनारे का है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मोनी रॉय आजकल शादी को लेकर चर्चाओं में बनी हुई हैं। खबरों के मुताबिक 27 जनवरी को गोवा के एक होटल में अपने दोस्त के साथ मोनी रॉय शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं। खबरों की माने तो सारी तैयारियां हो गई हैं। 28 जनवरी को शादी का जश्न मनाया जाएगा। खबर है कि सुष्मिता सेन ने तीसरे बच्चे को गोद लिया है। तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं जिसमें वो अपने तीसरे बेटे के साथ नजर आ रही हैं। तस्वीर में उनकी बेटी अलीसा और रेने भी नजर आ रही हैं। हालांकि सुष्मिता ने अपने तीसरे बच्चे को लेकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है। उम्मीद है कि जल्द ही वो इस बारे में फैंस को बताएंगी।